आज हम जिम क्विक की किताब लिमिटलेस का रिव्यू पेश करने जा रहे हैं। लिमिटलेस एक कुदरती खूबियों से भरपूर ब्रेन के इस्तेमाल के लिए एक ताकतवर हाउ टू गाइड है। ये उन लोगों के लिए है जो ये महसूस करते हैं कि वो काफी बेकार, धीमे या कामयाब नहीं है। किताब से अपने ब्रेन की हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की ताकत हासिल करें और किसी भी काम को हासिल करने की पावर पाएं। जिम क्विक मेटा लर्निंग के बारे में एक दुनिया भर में मशहूर माहिर है, यानी लर्निंग हाउ टू लर्न का प्रोसेस। बचपन में एक हादसे से क्विक को लर्निंग डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा। सालों तक वो स्कूल में परेशान रहता रहा, लेकिन फिर क्विक ने खुद लर्निंग का राज खोला। उनके पाए जाने वाले रिजल्ट्स ने क्विक लर्निंग के लिए फाउंडेशन रखा, जो कि 100 से ज्यादा ममालिक में इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। ऑथर जिम क्विक बचपन में एक ब्रेन इंजरी का शिकार था। इससे उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, जिसके नतीजे में उन्हें स्कूल में दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसके साथ ही वो अक्सर बुली की शिकार भी होता था। एक टीचर ने उन्हें द बॉय विद द ब्रोकन ब्रेन के नाम से भी पुकारा था, और वो सालों तक ये समझता रहा कि उसकी इंजरी की वजह से उसे लर्निंग के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज में क्विक ने ये खुद पता लगाया कि एक अलग तरीका भी है। उसे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी, उसे बेहतर से लर्निंग करनी थी। उसके पता लगाए हुए टिप्स ने उसे फोकस बढ़ाने, याददाश्त सुधारने और इन्फॉर्मेशन ज्यादा तेजी से अब्सॉर्ब करने की सलाहियत दी। ऑथर की तरह आप भी खुद के बारे में गलत या ऐसी बातें सोच रहे होंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ कुछ माइंडसेट, मोटिवेशंस और मेथड्स की चेंजेस आपको हकीकत में लिमिटलेस बना सकती हैं। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, लेकिन ये हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ में रुकावट भी पैदा कर सकती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी, ये सवाल सादा है, लेकिन जवाब इसका काफ़ी मुश्किल है। एक तरफ तो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स आज़ादी का एहसास दिला सकते हैं। आफ्टर ऑल वो हमारे ब्रेन के कुछ आसान फंक्शंस को आउटसोर्सिंग करने की इजाज़त देते हैं। कुछ रिसर्चर्स को लगता है कि ये डिजिटल हैबिट एक प्रॉब्लम बन रही है। वो समझते हैं कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ख़राब कर रही है। सोचिए कि हम सब काम से नोटिफिकेशंस चेक करते हुए और टेक्सटिंग करते हुए मुसलसल स्विच करते रहते हैं। एक न्यूरो साइंटिस्ट डैनियल जे लेविटन के मुताबिक ये प्रोसेस ब्रेन को जल्द ही अपना फ्यूल बर्न करने पर मजबूर कर देता है, जिससे हम स्ट्रेस्ड और एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। यहाँ की मैसेज ये है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन ये हमारी लर्निंग एबिलिटीज में रुकावट भी पैदा कर सकती है। हमारे फिंगर टिप्स पर आजकल हमेशा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये कोई सरप्राइज नहीं कि स्टडीज़ के मुताबिक एवरेज पर्सन आजकल 1960s से 3 गुना से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप चाहें फैक्ट्स को सर्च कर सकते हैं तो ये आपकी याददाश्त को ख़राब कर सकता है। जैसा कि एक कम इस्तेमाल किए गए मसल्स की तरह ये भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ जब आप खुद से इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करते हैं तो ये मेमोरीज को क्रिएट और स्ट्रेंथन करता है। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी को भी कम कर सकता है। इंटरनेट पर ओपिनियंस की कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा है, ये हमें बहुत से पर्सपेक्टिव्स देखने की इजाज़त देता है, लेकिन सच ये है हम सब असल में मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स ढूंढते नहीं। हम अपने कुछ सोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं जिनसे हम ऑलरेडी एग्री करते हैं, और उन्हें अपनी बिलीफ्स को रीइंफोर्स यानी तकवीयत देने के लिए यूज़ करते हैं, जिनसे एसेंशियली हम दूसरों की ऑलरेडी मेड ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी डिडक्शंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को कमज़ोर कर देता है, और हम क्रिटिकल थिंकिंग करने की एबिलिटी को खो देते हैं। इसलिए अपने ब्रेन को टिप टॉप शेप में रखना आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? जिम को कुछ सजेशंस देते हैं। एक सिंपल टिप जो डिजिटल एज के लिए ख़ास है, ये है कि आप रोज़ाना 30 मिनट्स अपने सारे डिवाइसेस को बंद करके स्पेंड करें। आप इस टाइम को रिलैक्स करने, क्रिएटिव होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डिवाइसेस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या ये आपको
और आपके ब्रेन को हमेशा के लिए चेंज कर देगा? शायद नहीं। हमारे ब्रेन रिजिलिएंट और अडेप्टेबल होते हैं। हर एक शख्स में अपने ब्रेन को चेंज करने की ताकत है। कितनी बार आपने सोचा होगा कि मैं एक दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत बेकार हूँ, मेरे पास अच्छी याददाश्त नहीं है, या मैं इस सब्जेक्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। जब हम अपने साथियों से खुद को कंपेयर करते हैं तो हम अक्सर इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम समहाउ उनसे कमज़ोर हैं, लेकिन ये हमारे फुल पोटेंशियल को अचीव करने से रोक सकता है। आप अपनी अचीवमेंट से खुश नहीं होंगे। आज आप अपनी अचीवमेंट से खुश नहीं होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि आप कल चमक नहीं सकते। आपका ब्रेन साइंटिस्ट्स के मुताबिक हाईली न्यूरोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि आपकी पूरी लाइफ में वो चेंज होते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। यहाँ की मैसेज ये है कि हर एक शख्स को अपने ब्रेन को चेंज करने की ताकत है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारे ब्रेन एडोलसेंस के आसपास अपनी फुल कैपेसिटी को रीच कर लेते हैं, उसके बाद सब डाउनहिल जाता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। चलिए अब लंदन के कैब ड्राइवर्स की तरफ देखते हैं। उन्हें अपने लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी होती है और उन्हें एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी पास करना होता है। एक प्रोस्पेक्टिव लंदन कैबी 3 से 4 साल में एक 10 किलोमीटर एरिया की 25,000 स्ट्रीट्स को याद करना होता है। ये सारी लर्निंग उनके ब्रेन्स पर बहुत गहरा असर डालती हैं। रिसर्चर्स ने लंदन कैबीज को ऑर्डिनरी पीपल के साथ कंपेयर किया और उन्हें पता चला कि ड्राइवर्स की मेमोरी सेंटर्स में एक्चुअली ज़्यादा ग्रे मैटर होता है। थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीट्स याद करने का प्रोसेस उनके ब्रेन को नया न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए फोर्स करता है। ये उनके ब्रेन की स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है और उन्हें भी बिगर बनाता है। इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? अच्छी खबर ये है कि हम सब एग्जैक्ट सेम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने माइंड्स को ऑथर की तरफ से LIE से बर्ज करना होगा। ये एक एब्रीवेशन है जो लिमिटेड आइडियाज़ इंटरटेन के लिए स्टैंड करता है। एक बहुत बड़ा LIE जो हमें बताया जाता है वो ये है कि हमारा IQ लाइफ फिक्स्ड होता है। ये बिल्कुल आसान नहीं। हाँ, आपके IQ टेस्ट स्कोर्स वाकई में स्टेबल रहते हैं ओवर टाइम, लेकिन IQ आपकी लर्निंग की एबिलिटी को मेजर नहीं करता और ना ही ये आपकी हकीकत में इंटेलिजेंस लेवल को शो करता है, जो ओवर टाइम चेंज और ग्रो हो सकते हैं। हर कोई जीनियस बनने की पोटेंशियल रखता है, हम बस उस पर बिलीव करना चाहते हैं या नहीं। तो शायद अब हमें अपने LIE से डाइवेस्ट करना शुरू करना चाहिए और पॉजिटिवली सोचने शुरू करना चाहिए। हर रोज़ हम सब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स सोचते हैं। बहुत से इनमें क्वेश्चंस होते हैं और बहुत से रिपीटिंग होते हैं। इनमें से हमारे कुछ सो कॉल्ड डोमिनेंट क्वेश्चंस भी होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा बार आते हैं। जैसा कि ऑथर को एक बार टोरंटो में एक फिल्म सेट पर एक्टर विल स्मिथ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए इनवाइट किया गया था। कास्ट और क्रू विंटर की बहुत सर्दी में रात पर 6 PM से 6 AM तक आउटसाइड पर काम करते रहे थे। एक ब्रेक के दौरान स्मिथ और ऑथर ने ये फिगर आउट किया कि एक्टर का एक डोमिनेंट क्वेश्चन ये था, मैं इस एक्सपीरियंस को ज़्यादा मैजिकल कैसे बना सकता हूँ। स्मिथ ने अपने डोमिनेंट क्वेश्चंस पर दोबारा एक्ट किया। रेस्ट के लिए टाइम ना लेने की बजाय उन्होंने अपना डाउन टाइम यूज़ करके सबके लिए हॉट चॉकलेट्स लाए और इस तरह से सबके लिए एक ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट किया। यहाँ ये की मैसेज है कि अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स से फ्री करें और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। तो आपको लगता है कि आपके करंट डोमिनेंट क्वेश्चंस क्या हैं और क्या वो आपके लिए हेल्पफुल हैं? बहुत से लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली ये नेगेटिव ये डिसएम्पावरिंग हो सकते हैं, जैसा कि मैं लोगों को कैसे पसंद आऊं या मैं कैसे इनविजिबल हो जाऊं। इस तरह के क्वेश्चंस प्रोडक्टिव नहीं होते। इनसे बस आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को मास्क करते हैं। इसकी बजाय आप नए क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ऐसे जो आपको एम्पावर करते हैं। हर एक शख्स के लिए वो अलग होंगे। ऑथर के लिए ये क्वेश्चन है कि मैं उसको कैसे बेटर बना सकता हूँ और मेरा माइंड कैसे काम करता है ताकि मैं अपने माइंड को काम में लगा सकूं।
ये डोमिनेंट क्वेश्चंस पॉजिटिव होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम भी कर सकते हैं। ये आपके माइंडसेट को पॉजिटिव लिमिटलेस में शिफ्ट कर सकते हैं। ये नए माइंडसेट आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, स्टडीज शो दैट पॉजिटिव पीपल are 13% less likely to experience heart attacks और depression। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हूँ या मैं नहीं करता कहना सुने तो इसको फ्लिप करें। इसकी बजाय अपने आप से कहें कि मैं इसमें पहले अच्छा नहीं था, लेकिन इस बात का मतलब नहीं है कि मैं अब इसमें अच्छा नहीं हो सकता। याद रखें, आपने एक्चुअली कभी कभी सक्सीड किया है, चाहे जितना छोटा भी हो। ये सारे ग्रेट वेज हैं अपने इनर सेल्फ क्रिटिक को बीट करने के लिए। आप अपने इनर सेल्फ क्रिटिक को रिडिकुलस पर्सोना भी दे सकते हैं, कुकी फिजिकल फीचर्स और सिली नेम के साथ। हर बार जब वो आपको डाउन करने की कोशिश करे तो उसे मोक करें और अपनी रियल सेल्फ और सेल्फ क्रिटिक के बीच के डिफरेंस को जानने में माहिर हो जाएंगे। पॉजिटिव बनना सीखें और ये आपके माइंड को लाइफ की जॉय और सारी पॉसिबिलिटीज के लिए खोलेगा। जज्बा और मकसद के अल्फाज अक्सर इंटरचेंजेबल तरीके से यूज किए जाते हैं। हकीकत में जज्बा और मकसद बिल्कुल अलग होते हैं। जज्बा कुछ ऐसा होता है जो आपके इनर कोर में होता है। ये दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन या अजम्पशंस के नीचे दफन हो जाता है। और मकसद ये वो चीज़ होती है जो आपके आसपास है। ये ऐसी चीज़ है जो आप दुनिया के साथ शेयर या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बास्केट वीविंग का जज्बा हो सकता है, लेकिन आपका मकसद दूसरों को बास्केट वीविंग सिखाना हो सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप लिमिटलेस मोटिवेशन और एनर्जी चाहते हैं तो अपना जज्बा पहचानने के बाद उसे अपना मकसद तलाश करने के लिए यूज़ करना ज़रूरी है। वैसे ये है अपना तरीका बदलने के लिए खुद को और अपना मकसद डिफाइन करके अपनी मोटिवेशन बढ़ाएं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सोचिए कि एक हेल्दी 70 साल का आदमी है। हर सुबह वो 5 बजे उठकर जिम जाता है। क्यों? क्या वो सुबह उठने या वेट उठाने का जज्बा रखता है? नहीं, वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास उस चीज़ का मकसद है। इसका हमारे लिए क्या मतलब है? सोचिए कि कितनी बार आपको टास्क को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन ढूंढने में मुश्किल होती है। शायद आपको पहले से पता नहीं है कि आप क्यों इस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर जवाब आपके मकसद से जुड़ा हुआ है तो आपको काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन पाने के लिए एक और ट्रिक है, अपने आप को और अपने ट्रेड्स को डिफाइन करने के बारे में सोचें। इन सवालों के जवाब आपके बिहेवियर में तब्दीली लाने के ग्रेट ड्राइवर्स हो सकते हैं। ये बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंडक्ट की गई एक स्टडी की एग्जाम्पल से समझाई जाती है। साइकोलॉजिस्ट्स ने पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उन्होंने एक ग्रुप से पूछा, आपके लिए वोट देना कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरे ग्रुप से एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा कि आपके लिए वोटर होना कितना इम्पोर्टेंट है। जिनका वोटर होने के बारे में पूछा गया था वो इलेक्शन में हिस्सा लेने में 13% ज़्यादा चांसेस रखते थे। इसलिए पता चलता है कि अगर आप खुद को एक गोल या हैबिट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ये जवाब इनकरेज करने वाला है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे और कुछ रीजंस भी हो सकती हैं। बहुत से लोगों को ये सोचने की आदत है कि उनके दिमाग की सलाहियत कम है, लेकिन हकीकत ये है कि हर कोई अपने दिमाग को बेहतर बना सकता है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी सोच में तब्दीली की ज़रूरत है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप मनफी सोच को ख़त्म करें और इसे मस्बत सोच में तब्दील करें। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग को तक़वियत देने के लिए सोना, सेहतमंद खाना और वर्जिश की ज़रूरत होती है। इसमें हम देखेंगे कि आप अपने दिमाग को कैसे तक़वियत दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोने की। सोने से न सिर्फ आपका जिस्म रिलैक्स हो जाता है, बल्कि आपका दिमाग भी रेस्ट करता है। सोने से न सिर्फ आपकी जिस्मानी हेल्थ ठीक रहती है, बल्कि आपका दिमाग भी ठीक रहता है। 7 से 8 घंटे की नींद सोएं ताकि आपका दिमाग ठीक से रेस्ट कर सके।
दूसरी चीज़ है सेहतमंद खाना। सेहतमंद खाना खाने से आपकी जिस्मानी हेल्थ ठीक रहती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप दिमाग को तकवियत देने वाले खाने खाएं। न्यूरो साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर लीसा के मुताबिक 45 अलग अलग चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग के लिए ज़रूरी हैं। इनमें से 10 चीज़ें एवोकाडोस, ब्लूबेरीज, ब्रोकली, डार्क चॉकलेट, एग्स, लीफी ग्रीन्स, सैमन, टर्मेरिक, वॉलनट्स और वाटर हैं। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज आपके जिस्म को तकवियत देती है। इसके अलावा इसके दिमाग के लिए भी फ़ायदे हैं। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज आपके हिपोकैम्पस को तकवियत देता है, जो कि आपके दिमाग की मेमोरी और लर्निंग हब होता है। सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आपको इन चीज़ों की हैबिट बनानी होगी। एक हैबिट को बनाने के लिए 18 से 254 दिन तक का वक्त लग सकता है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। अब इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एक छोटी तब्दीली से शुरू करें और धीरे धीरे इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कुछ लोगों के लिए स्मॉल स्टेप्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसको छोटा छोटा करके डिवाइड कीजिए। स्मॉल स्टेप्स आपको गोल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये भी हेल्पफुल होता है कि आप गोल्स को अहमियत दें। जितने इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उन्हें सबसे पहले करें और फिर छोटे गोल्स को कंप्लीट करते जाएं। एक और टिप है कि अगर आपको लगता है कि आपका मोटिवेशन लेवल लो है तो आप स्मॉल स्टेप्स लेकर स्टार्ट करें। ऐसा करने से आपको अचीवमेंट की सेटिस्फेक्शन मिलेगी और ये आपके मोटिवेशन लेवल को भी बूस्ट करेगा। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपको फ्लो स्टेट में आना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए। स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। गोल्स को इम्पोर्टेंस करना चाहिए और अगर मोटिवेशन लेवल लो है तो स्मॉल स्टेप्स लेकर स्टार्ट करना चाहिए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा और आपके लिए टास्क को पूरा करने में आसान होगा। इससे आपको मेंटल टेंशन भी नहीं होगी और आप टास्क को कामयाबी से पूरा कर सकते हैं। और याद रखें कि आखिरी दफ़ा जब आप किसी काम पर तवज्जो में मसरूफ़ थे और वक्त का पता ही नहीं चला तो शायद आप फ़्लो की हालत में थे। जब हम इस हालत में होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अपने काम को बहुत आसानी से कर रहे हैं। हमारे मुकाबले में कोई बड़ा चैलेंज नहीं। मुख्तसर पैगाम ये है कि अपनी पढ़ाई के वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। जैसा कि म्यूज़िक खुशबू भी हमारी पढ़ाई के हुनर में इजाफ़ा करती है। हम अक्सर खुशबुओं को यादों के साथ जोड़ते हैं। सोचिए कि किसी ख़ास मसले की खुशबू आपको अपनी दादी के किचन तक ले जाती है। ये सिर्फ एक मिसाल है कि खुशबू किस तरह हमारी यादों को जहन में लाती है। अब जब आपको ये मालूम है तो अगली दफ़ा जब आप किसी इम्तिहान या प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हों तो खुशबू का इस्तेमाल करके देखें। पढ़ाई करते वक्त अपनी कलाई पर कुछ एसेंशियल ऑयल लगा लें, फिर इम्तिहान या प्रेजेंटेशन से थोड़ी देर पहले ये अमल दोहराएं। आपको शायद ये खुशबू अपनी याद को वापस लाने में मदद करती है। लेकिन ऑथर ने भी कुछ और तरीके बताए हैं जो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। मसलन आप प्राइमेसी और रिसेंसी का फ़ायदा उठाना चाहते होंगे। जो चीज़ आप पढ़ाई की शुरू में सीखते हैं वो जहन में ज़्यादा देर तक रहती है। इस तरह पढ़ाई के आखिर में सीखी गई चीज़ें भी जहन में रहती हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या है? अब जब आप इन उसूलों को जानते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को अलग तरीके से प्लान कर सकते हैं। आप हर सबक के शुरू और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ें रख सकते हैं, जबकि दरमियानी हिस्सा में कम अहम चीज़ें रखें। प्राइमेसी और रिसेंसी का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करें। इस तरीके में आप अपने काम या पढ़ाई को 25 मिनट के प्रोडक्टिव हिस्सों, जिन्हें पोमोडोरोस कहते हैं, में तकसीम करते हैं। हर पोमोडोरो के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। टाइमर सेट करना इतना ही आसान है। पोमोडोरोस को और भी बेहतर बना सकते हैं अगर आप उन्हें एक और टेक्निक के साथ मिला लें, जो कि एक्टिव रिकॉल कहलाता है। इसमें किसी मटेरियल को रिव्यू करने के बाद फ़ौरन चेक करना होता है
कि वो अच्छी तरह समझ में आ गया है या नहीं। इसे करने के लिए बस अपनी किताब बंद कर दें या जिस वीडियो से आप सीख रहे हैं उसे रोक दें और अब तक जो कुछ सीखा है उसे लिखने लग जाएं। अब आप सबक के आखिर में पहुंच गए हैं। क्या अब आपका काम खत्म हो गया है? कुछ हद तक, लेकिन एक और ट्रिक है जिसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। इसमें आप मटेरियल को रेगुलर वक्फा देने वाले वक्तों पर रिव्यू करते। शायद आप सुबह नाश्ते से पहले और फिर शाम रात को खाने से पहले पढ़ाई कर सकते हैं। इससे मालूमात जहन में गहरी हो जाएंगी। अब देखते हैं कि आप नई सीखी हुई चीज़ों को याद रखने के लिए और क्या कर सकते हैं। तसव्वुराती टेक्निक्स आपकी याद और तवज्जो को बढ़ा सकते हैं। तवज्जो एक उज़्व की तरह है, जितना आप इसे वर्जिश करते हैं ये उतनी ही मजबूत होती है। यहाँ एक तरीका है इसे मजबूत करने का। अपनी तवज्जो का मकसद एक चमकती हुई रोशनी के गुब्बारे की शक्ल में तसव्वुर करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो बात चमकती हुई रोशनी का गुब्बारा है। जब आपकी तवज्जो हटने लगे तो ब्राइट रोशनी पर दोबारा तवज्जो दें। सोचें कि कुछ और मौजूद ही नहीं है। इसे तसव्वुराती टेक्निक कहते हैं और ऐसी ट्रिक्स आपकी तवज्जो के हुनर को बढ़ाती हैं। इनका इस्तेमाल चीज़ों को याद करने के लिए भी बेहतरीन है। यहाँ मुख्तसर पैगाम ये है कि तसव्वुराती टेक्निक्स आपकी याद और तवज्जो को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि आप चाहते होंगे कि आपकी याद या तो ट्रेंड है या शायद अनट्रेंड। तो आप अपनी याद को कैसे ट्रेन करेंगे? बेहतरीन तरीका है कि आप अल्फाज, अदाद या किसी भी चीज़ को जो आपको याद करना है तसव्वुराती तस्वीरों के साथ जोड़ना सीखें। और फिर ये कैसे काम करता है, आइए इस पर एक मिसाल देखते हैं। इन अल्फाजों पर गौर करें: फायर हाइड्रेंट, गुब्बारा, बैटरी, भारी पाइप, तख्ता और हीरा। अगर आपसे कहा जाए कि इस अल्फाज की फहरिस्त को याद कर लें तो आप शायद अल्फाजों को बार बार दोहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तरीका नाकाबिले अमल है। कुछ वक्त के बाद आप शायद सब कुछ भूल जाएंगे जो आपने सीखा था। बजाय इसके अल्फाज के बारे में एक कहानी बनाने की कोशिश करें। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक फायर हाइड्रेंट को हवा में गुब्बारों के ज़रिए उठाया जा रहा है, लेकिन गुब्बारे बैटरी के ज़रिए फट रहे हैं और वो बैटरीज भारी पाइप्स के अंदर हैं। सारी मशीन पाइप्स के अंदर लगी बैटरीज का गुब्बारों पर निशाना एक बड़े तख्ते की मदद से हवा में लॉन्च किया जाता है, जैसा कि एक झूला, और आखिर में वो तख्ता एक बड़े हीरे पर टिका होता है। देखिए कितने बेहतर अल्फाज अब आपके जहन में जमा हैं। एक इसी तरह की ट्रिक आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी करने में मदद कर सकती है। इसे लूसी मेथड कहते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले 10 अहम पॉइंट्स तय करें जिन पर आप बात करना चाहते हैं। फिर अपने आप को किसी ऐसी जगह या कमरे में तसव्वुर करें जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और उसमें एक रास्ता सोच लें। हर बात करने वाले पॉइंट को कमरे में किसी मुख्तलिफ चीज़ या जगह से जोड़ दें। मसलन आपका बेडरूम लैंप आपके की नोट को रिप्रेजेंट कर सकता है। आखिर में अपनी प्रेजेंटेशंस की प्रैक्टिस करें। पढ़ना सीखने का बुनियादी तरीका है और आप इसमें बेहतर हो सकते हैं। तस्लीम करें, पढ़ना हर किसी का पसंदीदा वक्त गुजारने का तरीका नहीं है। बहुत से लोगों के लिए ये काम मुश्किल, बोरिंग और वक्त ले लेने वाला लगता है। उन लोगों के लिए काम के एक लंबे दिन के बाद टेलीविज़न के सामने या वीडियो गेम के साथ वक्त गुजारना बेहतर है। लेकिन पढ़ने की सलाहियत और ज़िंदगी में कामयाबी के दरमियान ताल्लुक़ है। जितना आप पढ़ने में अच्छे होंगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छी तनख्वाह वाली जॉब्स मिलने के इम्कानात होंगे, कामयाबी के लिए ज़्यादा मौके मिलेंगे। और यहाँ एक और बात भी है, पढ़ना आपके दिमाग को शदीद वर्जिश देता है। ये याद को बेहतर बनाता है और तवज्जो में इजाफा करता है। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया है तो आपने दरअसल सीखना छोड़ दिया है। यहाँ मुख्तसर पैगाम ये है कि पढ़ना सीखने का बुनियादी तरीका है और आप इसमें बेहतर हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप कितनी तेज़ी से पढ़ सकते हैं? अक्सर लोगों के लिए ये 200 अल्फाज फी मिनट होता है। हैरत अंगेज़ बात है कि ज़्यादातर बड़े लोग
इब्तदाई स्कूल के बच्चों से ज़्यादा तेज़ी से पढ़ नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि पढ़ने के तरीक़ों के बारे में सबक दूसरी से 5वीं जमात तक होते हैं। कुछ लोग स्लो पढ़ने वाले क्यों हैं? जवाब अक्सर इस बात में छुपा होता है जो सब वोकलाइजेशन कहलाता है। इसका मतलब है कि जब लोग पढ़ते हैं तो वो अपने जहन में हर लफ्ज़ को अदा करते हैं। इससे उनकी पढ़ने की सलाहियत महदूद हो जाती है। अगर आप सब वोकलाइज करते हैं तो आप सिर्फ उतनी तेज़ी से पढ़ सकते हैं जितनी तेज़ी से आप बात करते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो मायूस ना हों, आपका जहन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने के काबिल है। सब वोकलाइजेशन को कम करने के लिए जब आप पढ़ रहे हों तो ज़ोर से गिनती करें। बस 1, 2, 3 कहते जाएं और ऐसे ही सफ़ा को पलटते जाएं। पढ़ते वक्त गिनती करना मुश्किल है, लेकिन ये आपके दिमाग को कम सब वोकलाइजेशन करने की ट्रेनिंग देगा। आप अल्फाज को देखना शुरू कर देंगे, उन्हें कहने की बजाय। जब आप ये स्किल सीख लेंगे तो पढ़ना आपके लिए आसान होगा। और ज़्यादा विजुअल तरीका पढ़ने का एक और बेहतरीन तरीका है, आप पेसर को इस्तेमाल करें। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बस अपनी उंगली को पढ़ते वक्त सफ़ा पर नीचे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। ये टेक्निक इसलिए इफ़ेक्टिव है क्योंकि हमारी आँखें चलती हुई चीज़ों को पहचानने के लिए बनी हुई हैं। पेसर के इस्तेमाल करने से आपकी पढ़ने की रफ्तार 25 से 100% तक बढ़ सकती है। बेशक इन टेक्निक से किसी का भी फ़ायदा तभी होगा जब आप वाक़या पढ़ने के लिए वक्त मुकर्रर करें। तो रोज़ाना कम से कम 30 मिनट पढ़ने का वक्त मुकर्रर करें। जब आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं तो पज़ल का आखिरी हिस्सा समझने का वक्त है। बेहतर सोचने का तरीका सीखना। मसाइल हल करने में बेहतर बनने के लिए नया और मुख्तलिफ सोचने का तरीका आजमाएं। जब आप लफ्ज़ जीनियस सुनते हैं तो आपके जहन में फ़ौरन कौन आता है? शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन या मैरी क्यूरी। लेकिन लफ्ज़ जीनियस सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं है जो ज़्यादा IQ या मैथमेटिक्स सलाहियतें रखते हैं। इंटेलिजेंस की कई मुख्तलिफ किस्में होती हैं। यहाँ की मैसेज ये है कि मसाइल हल करने में बेहतर बनने के लिए नई और मुख्तलिफ सोचों का तरीका आजमाएं। आपके पास किस किस्म की इंटेलिजेंस है, ये जानने के बाद बेहतर और ज़्यादा असरअंदाज तरीके से सोचने में पहला कदम है। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। मसलन आप मुख्तलिफ सोचने की कोशिश कर सकते हैं। मसाइल का सामना बिल्कुल नए तरीके से करें। अपने सोचने के पैटर्न्स को तोड़ दें। इसके लिए थिंकिंग हैट टेक्निक का इस्तेमाल करें। तसव्वुर करें कि आपके पास मुख्तलिफ रंगों की टोपियां हैं। अब जब आप किसी मसले को देखते हैं तो आप हर चंद मिनट बाद टोपी बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आप रेड टोपी पहन रहे हैं। इसका मतलब है कि अब आपको जज्बाती लिहाज से सूरत हाल को देखना है, या फिर एक ग्रीन टोपी पहनकर आप तख्लीकी सोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह की एडवांस टेक्निक भी काफ़ी नहीं होती। कुछ मसाइल को हल करने के लिए आपको बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से सोचना होता है, एक्सपोनेंशियल न कि लीनियर तरीके से। जब आप एक्सपोनेंशियल तरीके से सोचते हैं तो आप एक क्राइसिस के बाद एक और क्राइसिस को हल नहीं कर रहे होते। बजाय इसके कि आप मसले की जड़ का पता लगाते हैं और उस पर हमला करते हैं। एक्सपोनेंशियल सोचने की हामिल नेवीन जेन, जो एक इनोवेटर और एल्बर्ट आइंस्टाइन टेक्नोलॉजी मेडल की विनर हैं, उनकी कंपनी वियोम को मिसाल के तौर पर लीजिए। जेन ने इसे बनाया क्योंकि उन्होंने ये समझा कि क्रोनिक इलनेस दुनिया के सबसे अहम बुनियादी सेहत क्राइसिस हैं। तो क्या उनकी कंपनी इन बीमारियों का इलाज ढूंढने में काम करती है? नहीं। जेन ने एक मुख्तलिफ रास्ता अपनाया। टुकड़ों में हल तलाश करने की बजाय उन्होंने समझा कि हमारे इम्यून सिस्टम्स हमारे गट माइक्रोब्स की खुराक को प्रोसेस करने के तरीके पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो जेन ने एक आला बनाया जिससे फ़र्द के गट माइक्रोबायोम का तज्ज़िया किया जा सकता है। ये आला लोगों को अपनी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है, जिससे वो उन खुराकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनके लिए सबसे बेहतर हैं। आपका मकसद शायद बड़े चैलेंजेस
हल करने जैसा कि जेन कर रही है ना हो, लेकिन नए सोचने के तरीकों को तलाश लेने से आप मुख्तलिफ नज़रिए पेश करोगे और ये ज़रूर आपके अजीम कामों को अंजाम देने के इम्कानात को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसमें की मैसेज ये है कि हम में से बहुत से लोग अपनी इंटेलिजेंस या दूसरी सलाहियतों के बारे में फॉल्स बिलीव्स तक अपने आप को महदूद रखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपको कामयाबी हासिल करने के लिए पैदाइशी जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सलाहियतों और मोटिवेशन को ग्रो करना होता है। आप इसे अपने मकसद को पहचान कर और उसे अपने आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये है कि आप स्टडी, फोकस, याद रखने, सोचने के कई अजीम तरीकों में से सबसे मुनासिब तरीका चुनते हैं। ये आपकी तालीम को वाकया ही लामहदूद बनाएगा। एक अमली मशवरा, एक नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट्स एक क्लासिक प्रोडक्टिविटी का टुकड़ा होती हैं, लेकिन मसला ये है कि वो आपको अपने कामों को तरजीह देने में मदद नहीं करती हैं। यहाँ नॉट टू डू लिस्ट काम आती है। पहले तो आप सब कामों को पहचानें जो आप बाहर के हालात की वजह से नहीं कर सकते हैं। फिर बिजी वर्क समझने वाले कामों को लिखना। उसके बाद उन सब चीज़ों को शामिल करें जो आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, या उन कामों के लिए जिनके लिए आपके पास पहले से एक सिस्टम मौजूद है और अब आपके पास आज अंजाम देने की कोशिश न करने वाली हर चीज़ की लिस्ट है। हमारी बुक लिमिटलेस की समरी ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इसमें हमने देखा कि किस तरह आप अपने कामों को आसानी से और जल्द ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह हम अपने मुश्किल और नापसंदीदा कामों को आसान बनाने के लिए बेबी स्टेप्स का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पढ़ाई के वक्त को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।